गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर चाहें तो यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा और यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 प्लान है, एक है जॉब एनालिसिस और एक नीचे है गैस टेस्टिंग क्लास प्रीमियम का। तो जो जॉब एनालिसिस है उसको मैं आने वाले टाइम में लॉन्च करूँगा। अभी फ़िलहाल वे बंद है, उसमें कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बट यहाँ पे जो गैस टेस्टिंग प्रीमियम क्लास है इसमें मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आप अगर अभी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्लासेस कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियो टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा या फिर एड बैंक विथ भीम यूपीआई करेंगे। तो अगर डेबिट कार्ड करिएगा, अगर आपके पास वीज़ा वाला कार्ड है या ग्लोबल है तो, रुपए वाला हम शायद एक्सेप्ट ना करें। और बैंक यूपीआई मतलब फ़ोनपे गूगल पे वगैरह से आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा फ़ोनपे नंबर डाल के यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे करके यहाँ बाई पे क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। एक बार जब आप प्रीमियम प्लान ले लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे ज्वाइन बटन की जगह पे सी पर्क का ऑप्शन आएगा। आप सी पर्क में जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके लिए जितने वीडियोस होंगे वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ह्यूमिडिटी और कुछ ऐसे पीडीएफ मैंने डाले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट डाले हैं, टेस्ट सीरीज भी होने वाला है बहुत जल्दी। ऐसे करके ये सब आपको शो हो जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर आप ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे स्लाइड करके वीडियोज़ प्लेलिस्ट ऐसे स्लाइड करते हुए मेम्बरशिप में जाएंगे और ऊपर में मेंबरशिप लिखा हुआ है, ऐसे करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आप टॉपिक पे आते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। डिप्लरिंग से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। अगर ये पूरा का पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर 50 क्वेश्चन मैं कवर कर पाता हूँ तो इसी वीडियो में डाल दूंगा। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक और वीडियो में डाल दूंगा। तो 50 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा डिप्लरिंग का, तो आपका डिप्लरिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगा। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पॉज करके आंसर को टिक करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पिलर काटने के कितने तरीके होते हैं? तो इसका आपको पता होगा कि पिलर काटने के 2 तरीके होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कमजोर चाल यानी वीक रूफ के लिए स्टूक कौन से तरीके से काटा जाता है? तो कमजोर चाल के लिए ऑप्शन में दिया है सपटा तरीका यानी 2 तरफा तरीका, अर्धचंद्रकार यानी हाफ मून मेथड, चौकीदार मेथड यानी गार्ड वाला तरीका। इनमें से कौन सा? तो एक्चुअल में होता है चौकीदार तरीका, क्योंकि वीक रूप जब भी हम सपोर्ट करते हैं तो 10 बाई 10 का एक ठो हमको 10 मीटर इंटू 10 मीटर का एक रिप छोड़ना होता है, बड़ा सा एरिया। ठीक है। मैनफोल होने का कारण जब सरफेस से गोफ की दूरी का और एक्सपोज एरिया का एक खास रिलेशन होता है, यानी जो सरफेस है, सरफेस से लेकर के गोफ एरिया दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसका स्क्वायर या उससे ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग का मेनफॉल होता है। मेनफॉल मतलब सरफेस में सब्सिडेंस आ जाना रूफ फॉल होने के कारण। ठीक है, तो इसमें आंसर है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कोलफील्ड में इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इसके बारे में आपको बताया था कि असम कोलफील्ड में 3 से 6 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 6 से 12 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड झरिया कोलफील्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैनल में कम से कम कितना रिटर्न रास्ता बनाया जा सकता है? तो एक पैनल में कम से कम 1 रिटर्न रास्ता होना चाहिए और 2 इनटेक रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर पैनल में काम शुरू कर रहे हैं उस समय स्प्लिटिंग यानी खड़ाई बढ़ाने का काम कितना पिलर तक सीमित रखा जाएगा? यानी जब हम लोग माइंस में काम स्टार्ट करते हैं उस टाइम जो पिलर बढ़ाने का काम है या पिलर चिराई का काम है, स्प्लिटिंग का काम है, उसको बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 4 पिलर तक रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको 2 पिलर में सीमित कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम हम लोग इसको 2 करेंगे। स्टोइंग पाइपलाइन का डायमीटर कितना होता है? तो 125 से लेकर के 150 mm उसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, 125 से 150 mm के बीच में कोई भी व्यास का हम लोग स्टोइंग पाइप ले सकते हैं। इसमें बालू और पानी का मिक्सचर से हम लोग स्टोइंग करते हैं, भरते हैं। तो जो बालू वाला बंकर होता है उस बालू में हम लोग कितना दिन का एक्स्ट्रा बंकर में बालू लेके चलते हैं? ठीक है, तो एक्चुअली 2 दिन का हमको एक्स्ट्रा बालू लेके चलना होता है जब स्टोइंग करते हैं, तो ताकि अगर ब्रेक डाउन हो जाए काम का तो आराम से मेरा काम हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर प्रॉप कहाँ लगाए जाते हैं? तो इंडिकेटर प्रॉप के बारे में आपको बताते हैं कि डिप्लरिंग जब करते हैं तो गोफ एरिया में पहले हम लोग इंडिकेटर प्रॉप लगाते हैं और फिर नॉर्मल बहुत सारा प्रॉप भी लगाते हैं। इंडिकेटर प्रॉप एक्चुअली कमज़ोर होता है, थोड़ा सा कच्चा टाइप का होता है, और वो इंडिकेटर प्रॉप नॉर्मली क्या है, अगर मान लीजिए रूफ एरिया है तो उसको लगाए हैं और उस पर वजन पड़ने लगे तो इंडिकेटर प्रॉप मुड़ जाता है, तो वो हमको साफ साफ दिख जाता है मुड़ा हुआ प्रॉप। तो इससे हमको अंदाज़ा लग जाता है कि जो रूफ है उसका वजन आने लगा है, यानी चांदी गर्म होने लगा है। ठीक है, तो ये गोफ में हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोइंग की जरूरत पड़ सकती है अगर इतने मीटर से मोटी सीम में डिप्लरिंग करनी है। मतलब एक नियम है कि 4.5 मीटर से मोटा अगर कोयल का सीम है तो उसको अगर हमको काटना है तो उसके लिए हमको स्टोइंग करना पड़ सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडांस इनमें से किस पर निर्भर करता है? सिम की मोटाई पर, सरफेस की गहराई पर, डिप्लरिंग साइज का पैनल का साइज पर, और या सभी। तो आपको बता दें कि सब्सिडांस का नियम यह है कि सब्सिडांस कोयला सिम का कितना मोटाई है उस पर भी डिपेंड करता है, सरफेस से कितना गहराई है उस पर भी डिपेंड करता है, डिप्लरिंग पैनल का आप साइज कितना रख रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन पिलर में कितने हाइट पर कितनी मोटी चूने की पार्टिंग करते हैं? प्रोटेक्शन पिलर यानी कि जब आप डेवलपमेंट कर चुके होते हैं, आपको डिप्लरिंग करना होता है, तो उससे पहले आप सर्वेयर लोग डिसाइड करता है कि भैया ये पिलर को रखना है, ये पिलर को हटा देना है, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में हमको पिलर छोड़ना पड़ता है सपोर्ट देने के लिए। तो उस जिस पिलर को हमको छोड़ना होता है उसके लिए हम लोग 1.5 मीटर ऊपर मतलब पकड़ के चलिए कि 5.5 फुट ऊपर आप खड़ा होते हैं, तो आपका माथा का जितना हाइट होता है उस हाइट के बराबर में पूरा का पूरा जो काला वाला पिलर है उस पिलर में हम लोग वाइट कलर का चूना का पट्टी चढ़ाते हैं, मतलब पचोड़ा मार देते हैं वाइट कलर का चूना का पट्टी। और जो चूना का पट्टी है वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा रहता है। 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर, यानी कि एगो जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है उसका दोगुना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 1.5 मीटर ऊंचाई पर 0.3 मीटर चूने की पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट गैलरी की अधिकतम चौड़ाई कितने से अधिक नहीं रखी जाती है? तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल कंडीशन बोला, यहाँ ये नहीं बोला एचडीएल यूज़ करना है, एलएचडी यूज़ करना है। अगर एचडीएल एलएचडी यूज़ करना है तो स्प्लिट गैलरी का जो साइज़ होगा मैक्सिमम चौड़ाई 4.8 मीटर हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसीलिए नॉर्मल 3.6 मीटर जो होता है वही हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूक काटने के लिए कुल कितने तरीके होते हैं? तो स्टूक काटने का आपको पता ही है 3 तरीका होता है, सपटा तरीका यानी 2 तरफा तरीका, अर्धचंद्राकार तरीका और एगो गार्ड मेथड, जिसको चौकीदार मेथड बोलते हैं हम लोग। चौकीदार तरीका में एक स्पेशल नाप का पिलर का टुकड़ा छोड़ा जाता है, पिलर काटते समय उसका नाप क्या होगा? तो हम आपको जैसे बताए थे कि 10 बाई 10 उसका साइज़ हो जाता है। एक्चुअल में मान लीजिए ये मेरा पूरा का पूरा पिलर है, तो पिलर को हम लोग ऐसे नहीं काटते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक 10 बाई 10 का यहाँ पे 10 मीटर इंटू 10 मीटर का एक रीब छोड़ देते हैं, बड़ा सा पोर्शन छोड़ देते हैं जो ऊपर का रूप को सपोर्ट करे, ठीक है, पिलर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर केविंग प्रणाली से डिप्लरिंग कर रहे हैं तो खराब रूफ के कंडीशन में अधिकतम एक्सपोज एरिया कितना होगा? तो आपको मैंने एक्सपोज एरिया पे पहले बताया था कि एक एक्सपोज एरिया यानी माइंस में कितना जगह पे आप पिलर वगैरह सब काट सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका है। अगर केविंग है तो रूफ अच्छा है कि ख़राब है। अगर अच्छा रूफ है तो आप 90 मीटर स्क्वायर तक आराम से केविंग एक्सपोज एरिया रख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर ख़राब रूफ है उस कंडीशन में आप मैक्सिमम 60 मीटर स्क्वायर तक एक्सपोज एरिया रख सकते हैं। अगर वही वाला जो केस है वो स्टोइंग में है तो एक स्टोइंग में 140 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों ऑप्शन है, चूँकि यहाँ पे ख़राब पूछा है केविंग प्रणाली तो यहाँ पे 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्लास्ट से बचने के लिए आइसोलेशन स्टॉपिंग के ऊपरी भाग या कमज़ोर रखते हैं तो कमज़ोर भाग का डायमेंशन क्या होता है? मतलब आइसोलेशन स्टॉपिंग जो हम लोग बनाते हैं 5.5 इंटू 4.5 इंटू 5.5 मीटर का, यानी कि आइसोलेशन स्टॉपिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं कुछ पोर्शन कच्चा रखते हैं ताकि एयर ब्लास्ट होगा तो हवा जो है वो ऊपर का दिवलवा कमज़ोर रहेगा तो फाड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग टीना चदरा से उसको ढक देते हैं ऊपर का पोर्शन को, तो एक्चुअली वो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर का रहता है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है स्लाइस कितने से अधिक खड़ी करके नहीं चौड़ा करके नहीं रखी जाती है? तो स्लाइस के बारे में नॉर्मली पूछा है, मतलब जो स्लाइस गैलरी है उसका नॉर्मल चौड़ाई पूछा है, ठीक है। अगर मान लीजिए एचडीएल एलएचडी वाला बोलेगा कि भैया एचडीएल एलएचडी चला रहा है तो उस कंडीशन में इससे ज़्यादा हम लोग चौड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें 5.4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि कोई कंडीशन नहीं बोला है इसके लिए स्लाइस गैलरी का जो डायमीटर आपका चौड़ाई होगा 4.8 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज रूफ के लिए स्टूक तरीके से कौन से तरीके से काटा जाता है? मान लीजिए एवरेज रूफ है, ठीक है, स्टूक काटना आपको स्टूक का 3 तरीका मैंने बताया था, 2 तरफा तरीका, अर्धचंद्राकार तरीका, चौकीदार मेथड। तो नॉर्मल जो तरीका है जो सामान्य रूफ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एवरेज रूफ के लिए वो मेरा होगा हाफ मून मेथड, ठीक है। और जो मजबूत रूप के लिए यूज़ करते हैं वो 2 तरफा तरीका है, और जो यूज़ करते हैं कमज़ोर रूप के लिए वो चौकीदार तरीका है जिसमें 10 मीटर इंटू 10 मीटर का एक हमको छोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सिम किसे कहा जाता है? तो 9 मीटर से कम पार्टिंग हो उसको भी बोला जाता है, 9 मीटर के बराबर पार्टिंग हो उसको भी बोला जाता है। यानी 9 मीटर या उससे कम जब भी सिम का 2 सिम के बीच का दूरी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस सिम बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 2 सिम के बीच का दूरी 9 मीटर से कम है, 6 मीटर 7 मीटर है तो कंटिन्यूअस सिम होगा, और तो और अगर 9 मीटर भी होगा तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि SDL LSD प्रयोग किया जाता है तो स्लाइस गैलरी की चौड़ाई DGMS के अनुसार अधिकतम कितनी रखी जा सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्लाइस गैलरी का नॉर्मल चौड़ाई अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 4.8 मीटर होता है, बट SDL LSD का केस में 5.4 मीटर हो जाता है, क्योंकि LSD और SDL का जो चौड़ाई होता है वो ज़्यादा होता है, उसको मूवमेंट करने के लिए जगह भी चाहिए होता है, इसके लिए 5.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरिया कोलफील्ड में प्राय कोयले का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आसाम कोलफील्ड में 3 से 6 महीना, झरिया कोलफील्ड में 6 से 12 महीना, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 12 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस स्ट्रक्चर यानी घर, मकान, दुकान, रेल, ये सब है, इसको अगर बचाना है तो इनमें से कौन सा मेथड को अडॉप्ट करेंगे डिप्लरिंग के लिए, स्टोइंग के, केविंग का, दोनों या नन ऑफ दिस। तो अभी सी बात है, स्टोइंग को अडॉप्ट करेंगे। पैनल की पिलर की कटाई किसको ध्यान में रख के करते हैं। पैनल का जो भी कटाई करते हैं हम लोग डिप्लरिंग के टाइम में, तो क्या हम लोग देखते हैं इसमें से, सेंटर लाइन देखते हैं, सर्वे लाइन देखते हैं, लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निष्कर्षण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर केविंग कर रहे हैं तो रूफ को अधिकतम कितने हाइट तक काट सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग केविंग मेथड से काट रहे हैं तो रूफ को हम लोग अधिकतम कितना मीटर तक काट सकते हैं। ऑप्शन है 3 मीटर, 4.5 मीटर, 4.8 मीटर, 5.6 मीटर। देखिए, केविंग करेंगे अगर नॉर्मली, जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो गैलरी का जो हाइट होता है वो 3 मीटर होता है, लेकिन जब हम डिप्लरिंग कर रहे होते हैं तो हमको हाइट को बढ़ाना होता है। केविंग करते हैं तो ऊपर का जो रूफ रहता है उसको भी हम बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हम लोग हाइट रखेंगे मैक्सिमम वो 4.8 मीटर रख सकते हैं एज पर रेगुलेशन। नेक्स्ट है, एंगल ऑफ ड्रॉ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ ड्रॉ के बारे में बोला है, स्टोइंग किससे संबंधित है इनमें से, स्टोइंग से, सब्सिडांस से, केविंग से, कंटीन्यूअस सीम से। तो आपको बता दें कि एंगल ऑफ ड्रॉ जो है वो सब्सिडांस से संबंधित है। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे केविंग हुआ है ना, उसके बाद ये सरफेस है, ठीक, और इस जगह पे मान लीजिए आपका गैलरी वगैरह साइज है, तो इस लाइन को एक्चुअली जिस लास्ट पॉइंट पे सब्सिडांस हुआ है उस पॉइंट से जिस पॉइंट के चलते हुआ है दोनों को जोड़ते हैं, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं एक्चुअली एंगल ऑफ ड्रॉ। तो ये सब्सिडांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल का साइज इनमें से कौन से फैक्टर पर निर्भर करता है। लीज होल्ड एरिया पे, इंक्यूबेशन पीरियड पे, कार्बन कंटेंट के आधार पे, या फिर सब। ठीक है, तो पैनल का जो साइज होता है वो आपको भी पता होगा, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर काट लिया जाता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड पर ही पूरी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड बॉक्सिंग या डीप साइड बॉक्सिंग क्यों उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बॉक्सिंग का 2 टाइप होता है, एक होता है नॉर्मल बॉक्सिंग, एक होता है इंड साइड बॉक्सिंग, जिसको हम लोग डीप साइड बॉक्सिंग भी कहते हैं। बॉक्सिंग मतलब बेसिकली बांस गाड़ के चटाई बांध के उसके बाद उसमें हम लोग स्टोइंग करते हैं। ठीक है, तो डीप साइड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर से चूँकि पानी भी आ रहा है, बालू भी आ रहा है, बह बह के, तो डीप साइड में ही आएगा। तो डीप साइड का कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग गाड़ के रखे हैं खूंटा, मान लीजिए 3 ठो खूंटा हम लोग गाड़े थे, चटाई डाले थे, तो अगर मान लीजिए इधर से बह के आ रहा है तो तीनों को उखाड़ सकता है, टेढ़ा कर सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोक सपोर्ट 2 ठो साइड में हम लोग बड़ा कोक सपोर्ट लगा देते हैं, और उस कोक सपोर्ट से बांस बांध के हम लोग खूंटा उसमें बांध के अच्छे से चटाई या फिर ब्रिटिश कपड़ा या जो भी है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। एक बोरा भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग हिंदी में जूट का बोरा बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल भाषा में उसको कुछ और बोलते होंगे, तो उसको यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बनाते हैं ताकि बॉक्सिंग मेरा ब्रस्ट नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैनल में कम से कम कितना इंटेक रास्ता रखा जाएगा। तो ये तो बच्चे को पता होगा भैया, एक पैनल में कम से कम 2 इंटेक रास्ता, 1 रिटर्न रास्ता रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कारण सरफेस में क्रैक आ जाता है या ज़मीन नीचे बैठने लगता है। ठीक है, लोकल फॉल के कारण, मेन फॉल के कारण, प्री मैच्योर कोलैप्स के कारण, या इनमें से सभी के कारण। तो गौर कीजिएगा, तो लोकल फॉल का मतलब होता है भैया कि मान लीजिए जो ऊपर वाला है ये आपका सरफेस है, ठीक है, और ये जो है ये रूफ है ना, और ये फ्लोर है। अगर मान लीजिए रूफ फॉल हुआ किसी कारण से, ठीक है, तो रूफ फॉल अगर होने के कारण इसका असर यहीं पर रुक गया, यहीं ख़त्म हो गया, तो उसको लोकल फॉल बोलते हैं। मेन फॉल में क्या होता है, उस सरफेस तक जाता है और सरफेस में सब्सिडांस आ जाता है। ठीक है, तो उसको मेन फॉल बोलते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा मेन फॉल के कारण सरफेस में क्रैक आ जाता है। प्री मैच्योर कोलैप्स के कारण भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए टाइम थोड़ा सा हो गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ 30 क्वेश्चन तक मैं इसमें डाल देता हूँ इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा का पूरा डिप्लरिंग खत्म हो जाएगा। बस आपको 20 क्वेश्चन और करने हैं। और ये जो वीडियो है ये मैं बहुत फास्ट बुलाऊं, तो आप पॉज करके या स्लो करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास टाइम का थोड़ा दिक्कत है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो
आई होप आप लोग समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।